नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। बाजार किस तरह से आज बैठा और कल क्या करना चाहिए आपको, ये बताएंगे हम इस शो में आपको। और आज बाजार में हमने देखा कि अच्छी तेजी के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन बंद होते होते बाजार ने ये सारी बढ़त गंवा दी। सेंसेक्स और निफ्टी बिल्कुल फ्लैट बंद हुए हैं। बाजार का पूरा हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिम्पी कालरा। आज बाजार पूरी तरह से एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखा। 18,000 के इर्द गिर्द, 18,100 के इर्द गिर्द ही बाजार आज निफ्टी पे रहा। और जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा था आगे आज किसी तरह से 38,500 550 की रेंज को ब्रेक करके क्लोज कर जाए। खैर, आज के इस पूरे बाजार के अंदर एडवांस डिक्लाइन जहां पे 1200 शेयर नेगेटिव थे, सिर्फ 600 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे थे। उसमें जो सेक्टर्स अच्छे चले या जो सेगमेंट्स अच्छे चले वो था हॉस्पिटल एंड फार्मास्यूटिकल्स। आज हॉस्पिटल के शेयर्स अच्छे थे, तीनों के तीनों मैक्स हों। अपोलो हॉस्पिटल्स के तो खैर नंबर ही आए थे। फोर्टिस भी आज जोरदार मजबूती के साथ चला। इसके अलावा डायग्नोस्टिक से जुड़ी हुई कंपनियां जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब है या फिर शेल्बी है या फिर इसके अलावा कुछ और शेयर्स हैं जैसे कि मेट्रोपॉलिसिस, ये शेयर भी आज बेहतरीन बंद हुए हैं। आज मेटल्स का दिन नहीं था। आज मेटल्स के ज़्यादातर बड़े शेयर्स जिसमें टाटा स्टील, हिंडाल्को, जिंदल स्टील जैसे शेयर शामिल थे, सब के सब टूटे और उसने मेटल इंडेक्स को भी आज कमज़ोर कर दिया। कुल मिला के आज सेक्टोरल चर्निंग के हिसाब से तो आज बाजार के अंदर हॉस्पिटल और फार्मा का दिन था और जो नेगेटिव था वो मेटल्स के लिए था। अब आगे बढ़ते हैं, आईपीओ मार्केट्स की तरफ बढ़ते हैं। आज सिगाची का आईपीओ लिस्ट हुआ, मार्केट के अंदर जोरदार प्रीमियम मिला 270% से कहीं ज़्यादा का। एसजीएस एंटरप्राइजेस की फ्लैट लिस्टिंग से हुआ और उसने करीब 6% डाउन क्लोजिंग दी है। पीबी फिनटेक जो कि पैसा बाजार और पॉलिसी बाजार .com से जुड़ी हुई कंपनी, उसने 22% का एक अच्छा रिटर्न दिया। अब आते हैं आज के कुछ एक अहम खबरों पर। जैसे भारतीय एयरटेल ने अपना ईएसजी पैनल बनाया जिसके बेसिस पर अब फंडिंग हुआ करेगी। मैक्स वेंचर्स ये कह रहा है कि 51% स्पेशलिटी फिल्म बिजनेस के अंदर वो हिस्सेदारी बेचनी चाहती है। डिक्सन टेक्नोलॉजी में है कि वो बीएसएच के साथ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए एक उन्होंने करार किया। ऐसे कुछ एक न्यूज़ आज मार्केट्स खुलने के बाद आती हुई दिखी हैं। अब आते हैं मार्केट्स के आज के गेनर्स कौन कौन से बने हैं। मार्केट के आज के टॉप गेनर्स थे पावर ग्रिड। मार्केट का टॉप गेनर में आज सिप्ला, आईटीसी, ये कुछ एक शेयर्स थे जो आज अच्छे चले हैं। यूपीएल भी एक और शेयर है जो कि आज अच्छा चलता हुआ दिखा। निफ्टी के आज के लूजर्स जो आज नहीं चला वो था कोल इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टील कंपनीज में से टाटा स्टील ने आज काफ़ी नुकसान पहुंचाया, हिंडाल्को ने नुकसान पहुंचाया और एक ऑटो स्पेस की एक और कंपनी है, थोड़ा कमर्शियल भी है और नॉन कमर्शियल में भी है, वो है आइशर मोटर्स। आज ये भी नहीं चल पाया। मिड कैप कैटेगरी में आज लॉरस लैब का दिन शॉर्ट कवरिंग का था। आज 5 से 6% की मजबूती इसमें दिखी। फोर्टिस में भी शॉर्ट कवरिंग हुई है। आईआरसीटीसी के अंदर भी खबर ये आई कि अब ट्रेनें नियमित रूप से चल पाएंगी, किसी तरह का स्पेशल टैग अब उन पे नहीं लगेगा और सारी की सारी ट्रेन फुल फ्लैज हो गई हैं। तो आईआरसीटीसी ने आज 5-6% की मजबूती दिखाई। बायोकॉन चला तो बायोकॉन के सिस्टर कंसर्न सिंजिन भी आज काफ़ी मजबूती के साथ चली। मिड कैप लूजर्स में मन्नापुरम फाइनेंस जैसे 8-9% ऊपर गया था वैसे 8-9% सीधा नीचे आ गया। इसके अलावा M&M, इमामी जैसे कुछ एक और शेयर्स भी आज कमजोरी की कगार पर दिखे हैं। अब अगर आप कुछ और सेक्टर के हिसाब से देख रहे हैं या फिर इंडेक्स के गेनर्स के हिसाब से देख रहे हैं तो इंडेक्स गेनर्स में आप फार्मास्यूटिकल्स चला जिसमें लीडरशिप थी ग्रैंड फार्मा के पास और इसके अलावा बायोकॉन के पास। एफएमसीजी आज चला तो उसमें रेडिको खैतान के पास आज लीडरशिप थी। आज आईटीसी भी अच्छा चला है। इसके अलावा आईटी के अंदर कुछ मिड कैप कंपनी जैसे एम्फेसिस है, कफोर्ज है, ये अच्छी चली हैं। लेकिन इसके अलावा जहाँ पे नुकसान था मेटल्स में, उसमें टाटा स्टील, हिंडाल्को ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ऑटोस में अमर राजा बैटरी का स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन होने की हो सकता है तैयारी हो जाए, आज तो वीक था। बॉश इंस्पाइट ऑफ दिस की ये एयर प्योरीफायर बनाता है उसके बावजूद भी आज ये चला नहीं। निफ्टी बैंक आज पूरी तरह से रेंज या फिर नेगेटिव ही हो गया। एसबीआई ने आज कोई हेल्प नहीं की। आईडीएफसी और आरबीआई बैंक जैसे वीक बैंक आज कमजोर बंद हुए। तो कुल मिला के मार्केट आज ठहराव का है। इंडिया विक्स, पीसीआर और मार्केट का आज का डेरिवेटिव डाटा ये कहता है कि आज का दिन बाजार को छोड़ गए। कल जैसे ग्लोबल मार्केट के संकेत मिलेंगे बाजार वैसे ही ट्रेंडिंग होता जाएगा और ये हफ्ता थोड़ा छोटा भी है, शुक्रवार को बाजार की छुट्टी है। और मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सौरभ मुखर्जी का मानना है कि बाजार में लॉन्ग रन में तेजी बनी रहेगी। सौरभ मुखर्जी की बाजार पर क्या राय है और कौन से सेक्टर उन्हें पसंद आ रहे हैं, आइए सुनते हैं। अगर आप सिंपल बात मुझसे पूछें कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टॉक मार्केट में अगले साल आगे बढ़ेगा या मंदी का माहौल छाएगा, मेरे ख्याल से तेजी का माहौल बरकरार रहेगा।
इफ यू हैव चीप मनी, एंड चीप मनी आज हिंदुस्तान में जिस पैमाने पे उपलब्ध है, सस्ता पैसा आज हिंदुस्तान में जिस पैमाने में उपलब्ध है, ये इतिहास में कभी पहले हुआ नहीं है। हमारे देश को सस्ता कैपिटल की बेहद जरूरत है और आज वो उपलब्ध है। मेरे ख्याल से अगले 1-2 साल में जबरदस्त इकोनॉमिक रिकवरी और मार्केट में तेजी का माहौल बरकरार रहेगा। तो ये हो गया सिंपल लेवल पे स्टोरी। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जहां पे स्टोरी बन जाता है कि कंसोलिडेशन का डायनामिक, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हर एक सेक्टर में एक कंसोलिडेशन का माहौल बैठेगा जहां पे जो कमजोर कंपनी है वो दब जाएगी। रीजनल प्लेयर है, सेकंड रेट प्लेयर है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, कैपिटल एलोकेशन प्रमोटर जी अच्छी तरह से करते नहीं है, वैसे कंपनी दब जाएंगे। तेजी का माहौल मार्केट में बरकरार रहेगा, लेकिन जो कमजोर फ्रेंचाइज है वो दब जाएगी। तो जो निवेशक का इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, अगर आप हर सेक्टर में टॉप 1 या 2 के चोटी के प्लेयर में निवेश करें, आपका पैसा अगले 2-3-4 साल बढ़िया बनेगा। लेकिन कमजोर प्लेयर की तरफ मत जाए। छोटी पीई मल्टीपल देख के, लो पीई मल्टीपल देख के प्रभावित होकर उस स्टॉक को उठाइए मत। टॉप क्वालिटी फ्रेंचाइज में निवेश करें, आपको फायदा रहेगा। और हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। शर्मिला जोशी और अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अमित, आपसे जानना चाहेंगे पहले, 18,100 के आसपास हमने देखा निफ्टी अभी जाके अटक गया है। जैसा डिम्पी भी बता रहे थे कि एक दायरे में दिखाई दे रहा है। आज हमने ओपनिंग अच्छी देखी थी, लेकिन फिर सारे जो गेन्स थे वो लूज हो गए और फ्लैट हो गया मार्केट। यहाँ से किन लेवल्स पर अब नजर जा रही है आपकी? इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा था कि निफ्टी में एक लोअर लेवल से हमने बाइंग देखी और उसके बाद निफ्टी फ्राइडे को 18,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर बंद हुआ था। फ्राइडे की रेंज काफी अच्छी थी, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड था कि आज मार्केट साइडवेज रहेगी और हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो हमें नोट करना है कि निफ्टी अभी भी 18,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर है। निफ्टी 20 EMA और 50 EMA के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। 20 EMA इज समवेयर अराउंड 17,990। आज की सेलिंग में हमने देखा कि 18,200 के लेवल पे अच्छी खासी कॉल रेटिंग देखी गई है, लेकिन एट द सेम टाइम 17,900 और 18,000 पे एक अच्छे पुट राइटर का बेस है। तो ब्रॉडली मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट का बेस अभी भी 17,800 से लेके 18,200 तक का है। ये रेंज में हमें बाय ऑन डिप पे खेलना चाहिए और ब्रेकआउट ट्रेड जब तक कि मार्केट 18,300 के लेवल के ऊपर नहीं जाती, एक ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ नहीं बनती है। तो मार्केट मोर और लेस रेंज बाउंड है बिटवीन द रेंज ऑफ 17,800 टू 18,200। ओके, 17,800 से 18,200 के रेंज में फिलहाल बाजार दिखाई देता है। अमित को एक और बड़े आंकड़े पर नजर डालते हैं। अक्टूबर महीने के ट्रेड डेटा देश की इकोनॉमिक रिकवरी के मोर्चे पर कुछ अच्छी खबर लेकर आए हैं। अक्टूबर महीने में देश का एक्सपोर्ट 43% से ज़्यादा बढ़ा। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में 44% से ज़्यादा और इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि व्यापार घाटे के आंकड़े थोड़े परेशान करने वाले हैं। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले इस साल अक्टूबर में व्यापार घाटा बढ़कर $1973 करोड़ पर पहुंच गया है। पिछले साल अक्टूबर में ये $915 करोड़ था। हालांकि पिछले साल अक्टूबर महीने के मुकाबले इस साल अक्टूबर महीने में इंपोर्ट में भी तेज़ी आई है। शर्मिला, मैं आपको चर्चा में शामिल करना चाहूँगा। यहाँ पर जैसा कि चार्ट्स बता रहे हैं, अमित ने हमें बताया कि एक रेंज दिख रही है निफ्टी पर, लेकिन सवाल अब ये बनता है कि अब बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर क्या होगा? जो नतीजे हैं वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं। निफ्टी की सभी 50 कंपनियों के नतीजे हमने देखे आ चुके हैं। FIIs की सेलिंग का आंकड़ा हमारे सामने पिछले कुछ समय में आया था, जो अब पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि वो छोटी बहुत ही सही लेकिन खरीदारी कर रहे हैं। अब यहाँ से अब नेक्स्ट ट्रिगर क्या होगा बाजार को आगे मूव करने के लिए? बिल्कुल, आई थिंक एक चीज जिस तरह से मार्केट मूव हो रहा है, ये हम देख रहे हैं कि 18,000 के लेवल पे मार्केट्स कंसोलिडेट कर रहे हैं और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम पहली दफा जब 18,000 क्रॉस किए थे तो बहुत तेजी से उस लेवल से भी ऊपर गए। एंड यू नो दैट इज नेवर रियली अ वेरी गुड साइन, क्योंकि वो जो यूफोरिया रहता है वो कभी कभी आपको यू कैन थोड़ा ऐसे सोच में डाल देता है कि ये क्या मार्केट इस लेवल पे लास्ट होगा या नहीं। So if we spend some time here, I think it's a good thing. और मुझे लगता है कि क्लियरली आगे चलकर वही कंपनीज और सेक्टर्स आगे बढ़ेंगे। सेक्टर्स जिनमें हम थोड़ी पॉजिटिव न्यूज फ्लो देखेंगे फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव, जहाँ पर आगे चलकर चीजें सुधार सकती है। एंड आई थिंक कंपनीज वेयर रिजल्ट्स हैव बीन गुड। सो क्लियरली आई थिंक फोकस उन कंपनीज की तरफ रहेगा जिनकी अर्निंग्स अच्छी रही है और आगे चलकर भी इनका प्रदर्शन अच्छा होगा।
You may not see markets going up in a hurry, but it will be individual stocks that will sort of tell the story. And individual sectors, थोड़ा sector rotation भी हो सकता है, but it will be individual sectors that shine on a given day. शायद जिस तरह की रैली हमने पिछले दो एक महीने में देखी, उसके लिए शायद थोड़ा रुकना पड़ेगा. I think the market needs to build that sort of confidence and momentum again. लेकिन in the interim, I think it will be individual stocks and sectors that will shine. ओके तो आपको भी लग रहा है कि यहाँ एक शायद दायरे में ही रहे और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करना इस समय बहुत ज़रूरी है. चलिए बात करते हैं कुछ और आईपीओज़ की. हमने जो देखा है काफ़ी सारे आईपीओज़ बाज़ार में पिछले कुछ समय से आ रहे हैं. टार्सन्स प्रोडक्ट लिमिटेड का पब्लिक इशू भी खुल गया है. कंपनी आईपीओ के जरिए 1023 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है. कंपनी ने प्रति शेयर 635 से 662 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है. 17 नवंबर को यह इशू बंद होगा. आईपीओ अब तक करीब 100% सब्सक्राइब यानी पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है. इसी के साथ आज शेयर बाजार में हमने देखा 3 कंपनियों की लिस्टिंग हुई. इनमें पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक, सिगाची इंडस्ट्रीज और एसजीएस एंटरप्राइज शामिल हैं. पॉलिसी बाजार को ऑपरेट करने वाली पीबी फिनटेक की 17% प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हुई. इशू प्राइस 980 रुपये था. उसके मुकाबले इस कंपनी का शेयर 1150 पर लिस्ट हुआ. कारोबार के दौरान इसका शेयर 1249 रुपये तक भी गया. पहले दिन इसके शेयर में हमने 4.5% की तेज़ी देखी. आज लिस्ट होने वाली दूसरी कंपनी की बात करें, सिगाची इंडस्ट्रीज, तो वहाँ भी शानदार लिस्टिंग हुई. 163 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले इसका शेयर करीब 2.5 गुना प्रीमियम के साथ 570 रुपये पर लिस्ट हुआ. पहले दिन 5% की तेज़ी के साथ इसका शेयर 560 रुपये तक पहुंच गया था, लेकिन माफ़ कीजिए 600 रुपये तक पहुंच गया था. लेकिन आज की तीसरी लिस्टिंग फ्लैट रही. एसजीएस एंटरप्राइज की 540 रुपये पर जो है बिल्कुल फ्लैट लिस्टिंग हुई. इशू प्राइस भी 542 रुपये था. लिस्टिंग के बाद इसके शेयर में हमने गिरावट ही देखी है. शर्मिला, 3 नई लिस्टिंग बाजार में और धमाकेदार, कहीं पर शुरुआत तो कहीं पर बिल्कुल फ्लैट. आपने नायका पर हमको सलाह दी थी, आपने और भी हमें आईपीओज़ पर अपने व्यूज़ बताए थे. ये जो 3 नए शेयर अब लिस्ट हुए हैं बाजार में, अगर किसी के पास मौका बनता है और अगर प्रॉफिट बन रहा है तो क्या निकाल लेना चाहिए, या आपको लगता है कि इनमें मौका मिलेगा आगे लॉन्ग रन में? आई थिंक ये राय वही रहेगी, क्योंकि जिस तरह से मैं पूरे ये आईपीओ सिचुएशन को एनालाइज करती हूँ, मैं देखती हूँ कि काफी लोग आईपीओ लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से स्टॉक में पैसा लगाते हैं, आईपीओ में पैसा लगाते हैं. So I think they've obviously been very handsomely rewarded in the Nykaa IPO. So I think it is not really so much about valuation, और वो जब लोग आईपीओ में पैसे डालते तो वो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से डालते. There are some people who believe in the long term story जो बने रहते. तो आई थिंक ऐसे लोगों को भी थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब वो पहले दिन वाले जो लिस्टिंग गेन के लिए बेचते हैं और वो थोड़ा यूफोरिया कम हो जाता है, तब आपको एक मौका मिल सकता है थोड़ी लोअर प्राइस में स्टॉक में एंट्री करने का. तो बोथ फॉर सिगाची एंड पीबी फिनटेक दैट वुड बी माय एडवाइस. जिनको लेना है वो थोड़ी देर रुके और मे बी मंथ एंड हाफ, और उसके बाद इसको रिविजिट करके निवेश के बारे में सोचे. दैट एसजीएस एंटरप्राइज, आई डोंट रियली नो टू मच अबाउट इट, सो आई वोंट कमेंट ऑन दैट. लेकिन इन 2 शेयर्स के लिए मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो थोड़ी देर रुके और उसके बाद स्टॉक revisit the story and then invest. सिगाची और पीबी फिनटेक, ये वो 2 नई कंपनियां हैं जिस पर शर्मिला राय दे रही हैं कि आप थोड़ा रुकें, एक बार शेयर को सेटल होने दें, उसके बाद देखें. आपके सामने आज की लिस्टिंग, सिगाची हमने देखा करीब 270%, 600 रुपये के ऊपर जाकर ये शेयर बंद हुआ है. पीबी फिनटेक में भी हमने बढ़िया 22-23% का मूव आज देखा है. बात अभी हो रही थी नायका की, और उसी की बात हम भी आगे करते हैं. बाजार में कुछ दिन पहले ही ये शेयर लिस्ट हुआ है और काफ़ी ज़ोरदार इसने बम्पर कमाई भी करवाई है निवेशकों की. लेकिन सितंबर तिमाही में कंपनी को एक तगड़ा झटका लगा है. कंपनी का नेट प्रॉफिट 96% गिरकर 1 करोड़ से कुछ ऊपर रह गया है. जून तिमाही के मुकाबले कंपनी का मुनाफा 69% गिरा है. अगर सालाना आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 47% बढ़कर 885 करोड़ रुपए पहुंच गया है. नायका की एमडी और सीईओ फाल्गुनी नायर से बात की हमारी सहयोगी नयनतारा ने. To us, nothing much has changed. I think one has to compare that even last year, the first half it's seasonally adverse quarter for our industry, and it's always been so. In fact, last year, because I'm talking about now March 21, because of the COVID impact,
first quarter had a loss, and even the first half had a consolidated loss, which turned into profit for the full year. So second half profits were much higher. So if you look at, and all of this information is there in our numbers, but our first half losses last year were at 25 crores. And second quarter last year was also just 4.7 crores of profit. So these are small numbers. Last year marketing cost was only at 5.2% of sales, again in the first half, which according to us is not sustainable. It was very low level of marketing, which was impacted by first 3 months by COVID, and second by COVID uncertainty of how long it will last, and in wake of that we were conserving capital. And all of that has since changed, where I think the market opportunity is huge. This year we are seeing a very strong festive quarter. We were seeing that starting October, which is when our festive quarter begins. We expect the festive quarter to be strong, led by festive and wedding and demand, as well as e-commerce industry does big sales during Singles Day and Black Friday, which also we call it Pink Friday. So I think given all that, we were investing in customer acquisitions and we have taken up our marketing costs. और हिंडाल्को के भी सितंबर तिमाही के नतीजे आए और वो अनुमान से बेहतर रहे। नतीजों के बाद कंपनी के एमडी सतीश पै ने कर्ज और मेटल सप्लाई को लेकर क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। हम लोग ने जो बोला था कि हम लोग नेट डेट टू एबिडा को स्टेडीली नीचे लाएंगे, और फरवरी में हम लोग ने इस प्रेजेंटेशन में बोला था कि कैसे हम लोग डेट रिडक्शन करेंगे। हम लोग H1 में तो हम लोग नोवेलिस के साइड से एटलीस्ट 200-300 मिलियन डेट रिपेमेंट किया है, और हमारा प्लान है कि नेक्स्ट ईयर हिंडाल्को का जो 6,000 करोड़ बॉन्ड ड्यू होगा वो भी हम लोग रीपे करेंगे। तो हमारा जो डीलेवरेजिंग का प्लान हम लोग ने फरवरी में अनाउंस किया था, हम लोग बोल सकते हैं कि उस प्लान से हम लोग थोड़ा स्लाइटली बेटर तरीके से चल रहे हैं। अमित, मेटल शेयर्स आपने देखे हैं, हिंडाल्को हम नोटिस कर रहे हैं, आज तो हमने काफ़ी गिरावट ही देखी मेटल शेयरों में। हिंडाल्को भी करीब 3% नीचे था, लेकिन जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो फंडामेंटल में हमने में बदलाव आते हुए देखे हैं। चार्ट्स पर शुरुआत करते हैं हिंडाल्को से, क्या वहाँ पर कुछ आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है या किसी और मेटल स्टॉक में? मेरे हिसाब से एक बार ना मेटल स्टॉक्स हमें अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इसमें इंस्पायर्ड, जैसे टाटा स्टील में भी हमने देखा अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद भी इसमें बिकवाली है। तो मेटल स्टॉक्स कहीं ना कहीं साइडवेज टू नेगेटिव चल रहे हैं और रिटेल ट्रेडर्स इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हमें उन सेक्टर्स पे मार्केट में फोकस करना चाहिए जिसमें आउट परफॉर्मेंस है और जहां स्ट्रेंथ है। तो बिकॉज मेरे हिसाब से ये सारे रिजल्ट्स जितने भी ये प्राइस इन स्टॉक्स में एक अच्छी रैली हमने देखी है, तो मेटल स्टॉक्स को एक कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, अपने प्रीवियस गेन्स डाइजेस्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद ही हम इसमें कोई ब्रेकआउट पैटर्न देखेंगे। ओके, तो फिलहाल मेटल्स को अवॉइड करने की सलाह है। हमने देखा पिछले कुछ समय में गिरावट भी अच्छी खासी दिखाई दी है। आज भी हमने हिंडाल्को में खास तौर पर देखा करीब 2% की गिरावट। एक सेक्टर जो आज बजिंग था काफ़ी, वो था हॉस्पिटल स्पेस। हमने बात की अपोलो हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट से, नतीजों के बाद हमने पूछताछ की और उन्होंने बताया कि ग्रोथ पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। आगे की क्या योजनाएँ हैं, ये बता रही हैं कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर सुनीता रेड्डी। So Apollo Health and Lifestyle, yes, it really grew, 386 crores of revenue, and definitely a strong EBITDA growth. Most of this growth came from diagnostics, where there was 150% improvement over last year, and we believe that we will continue on this trajectory of growing the diagnostic business. We've hired 900 phlebotomists this year. And we believe that we will consolidate our presence in the south, hoping to be the #1 player in the south and then moving into the north, and definitely a strong presence in the east. फोर्टिस हेल्थकेयर ने भी सितंबर तिमाही में बेहतर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी की रेवेन्यू और मार्जिन में इजाफा देखने को मिला। मार्जिन को लेकर फोर्टिस हेल्थकेयर के एमडी और सीईओ आशुतोष रघुवंशी का क्या कहना था, आइए वो भी सुन लेते हैं।
18% तक एबिटा हमने इसमें अचीव किया है ये सेकंड क्वार्टर में, पर ये एक सस्टेनेबल नंबर है और इससे आगे हमें बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे, ऐसा हमारा मानना है। इसके कई कारण हैं, रियलाइजेशन ही सिर्फ एक कारण नहीं है, इसके दूसरे कारण हैं जो कॉस्ट से संबंधित हमने बहुत से इनिशिएटिव्स पिछले 2-3 साल में लिए हैं और वो आगे भी कॉस्ट पर फोकस बना रहेगा। तो उसके चलते एक तरीके से देखा जाए तो एक स्टेबल स्टेट मार्जिन जो हैं वो हमारा मानना है कि स्टेबल हॉस्पिटल्स में करीब 20% से ज्यादा होने चाहिए। अभी हमें कुछ 1 या 2 तिमाही और लगेंगे उस स्तर पर पहुंचने में, पर हमारा एम है कि हम कंसिस्टेंटली इससे बेहतर परफॉर्म करें। शर्मिला, ये जो स्पेस है, हॉस्पिटल स्पेस, हमने देखा कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा फोकस में रही ही थी, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी, आप चाहे फोर्टिस को ले लीजिए या अपोलो को ले लीजिए, 8 से 9% की बढ़त देखिए। नतीजों का असर तो जाहिर तौर पर है ही। यहाँ पर हमने मैनेजमेंट से जब बात की, मैक्स हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट से भी बात की, और इन लोगों के प्लान्स यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हैं। ये लोग बेड्स ऐड कर रहे हैं, कैपिटल इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। मैक्स हॉस्पिटल का प्लान है कि वो साउथ इंडिया में जाएगा अब, और वहाँ पर जैसे आईटी कंपनीज़ के मॉडल चलते हैं कि कोई और उनके लिए हॉस्पिटल बनाएगा और वो लीज पर लेंगे और उसको चलाएंगे, इस तरह के मॉडल पर भी अब ये लोग फोकस कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ से अब एक अपसाइड इन तरह के जो हेल्थ केयर स्टॉक्स हैं या स्पेशली हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं, उसमें इन सब फैक्टर्स की वजह से एक अपसाइड बनती है? Yes, बिल्कुल। एंड आई थिंक 2-3 अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। एक तो जैसे कि आपने कहा हॉस्पिटल्स, उसके साथ साथ मैं जो डायग्नोस्टिक स्पेस है उसको भी जोड़ूंगी, बिकॉज मुझे लगता है कि वी हैव ऑल सीन कि किस तरह से चीजें बदली है पिछले 1.5-2 सालों में। यानी अगर आपको आज के तारीख में एक ऑर्डिनरी खांसी या थोड़ा बुखार भी हो, you will do an RT-PCR just to rule out the possibility कि आपको कोविड नहीं है। तो आई थिंक diagnostics is also getting its sort of increased business, और हम देख रहे हैं कि diagnostic companies के भी जिस तरह से नतीजे आए, they are reflecting that because they have seen increased businesses, more people doing tests for a whole variety of reasons to maybe even rule out possibilities. तो उसके चलते उनका भी बिजनेस काफी अच्छा चला है पिछले 1.5-2 सालों में, एंड आई थिंक दैट इज हियर टू स्टे। कोविड जाएगा तो भी आई थिंक पीपल आर गोइंग टू डू मोर एंड मोर टेस्ट। हॉस्पिटल्स के साथ क्या हुआ है, विद द ऑनसेट ऑफ कोविड हमने देखा है कि गवर्नमेंट हैज गिवन देम certain measures have been taken which will be easier for people to build hospitals, क्योंकि ये एक नीड हमने सबने महसूस की कि शायद for a country of our size हमारे पास hospital beds कम है, and obviously the government can't step in and create this kind of an infrastructure in a very short period of time. So private players have had to step up their game, और उसमें हमने देखा है कि जो बड़े हॉस्पिटल है उनके लिए ये एक्चुअली ज्यादा आसान हुआ है टू टेक एडवांटेज ऑफ लोअर फाइनेंस एक्सेट्रा एंड एक्सपैंड देयर बिजनेस। So they are going about it in a very clever way, जैसे कि आपने कहा कि you take over a hospital, you manage it for them, इस तरह के मॉडल्स भी वो लोग they are exploring. तो I think definitely within the names that we are talking of, मुझे अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उनके जो 2-3 वर्टिकल्स है, they do have a hospital, plus they have a pharmacy, plus they have diagnostics. So I think they're all contributing now to the business. प्लस जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हॉस्पिटल बेड्स एक्सेट्रा आर गोइंग टू गो अप, तो इसके चलते मुझे लगता है कि एक और इसमें अगर हम सेक्टर जोड़े तो इंश्योरेंस, तो ये जो सेक्टर्स है आई थिंक जाहिर सी बात है कि दे विल डू बेटर गिवन द साइज ऑफ आवर कंट्री, द पॉपुलेशन एंड द अंडर पेनिट्रेशन और रिक्वायरमेंट दैट हैज कम अप, जो हमें दिख रहा है अभी बिकॉज ऑफ कोविड। बिल्कुल, तो ये स्पेस पूरा ही फोकस में रहना चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल हो, डायग्नोस्टिक हो, और जैसा शबीना ने ऐड किया इंश्योरेंस स्पेस पर भी फोकस रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ अपसाइड बन सकती है। चलिए, वक्त हो गया है ये जानने का कि हमारे मेहमान कौन कौन से आइडियाज़ लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए। अमित, आपसे शुरुआत करूँगा। 1-1 मिनट दोनों के लिए, 1 मिनट आपके पास, बताइए कौन से आइडियाज़ आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं आज। मैं 2 स्टॉक्स बताना चाहूँगा। सबसे पहला स्टॉक है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड एक स्टॉक है, जब मार्केट में सेल ऑफ था तभी हमने देखा कि ये स्टॉक अपना 135 से 140 का लेवल मेंटेन कर रहा था, एंड दे वर कंसिस्टेंट बाइंग एट दिस लेवल। आज हमने देखा कि 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इसमें हमने अच्छी बाइंग देखी और अपट्रेंड वापस रिज्यूम हो रहा है। तो 152 का इसका अभी करंट प्राइस है, स्टॉप लॉस 145 एंड टारगेट ऑफ 165।
और दूसरा स्टॉक जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ने एक 685 से 710 के लेवल पे पिछले 3 महीने से काफी अच्छी एक्यूमुलेशन देखी है और फाइनली अब ये स्टॉक तो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 715 भारती में पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 780। ओके, तो भारतीय एयरटेल 780 का टारगेट वो एक पसंद आता है अमित को। उसके अलावा अशोक लेलैंड जहां पर भी 165 का टारगेट लेकर आप चल सकते हैं। शर्मिला, आपके कौन से स्टॉक्स होंगे आज? आई एम गोइंग विद 2 स्टॉक्स बोथ फ्रॉम द फाइनेंशियल स्पेस। एक तो आईसीआईसीआई बैंक है। नतीजों के बाद बहुत अच्छे नतीजे थे और मुझे लगता है कि इस तरह के जब आप नतीजे देते हैं तो एक थोड़ा सा इवन इन द फ्रंट लाइन बैंक एक थोड़ा सा री रेटिंग जैसा हो जाता है। उस लेवल से जब वो स्टॉक ऊपर गया था वहां से अब करेक्ट हो रहा है। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है, रिजल्ट्स अच्छे थे और आगे चलकर मुझे लगता है कि द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विल कंटिन्यू। तो उसके चलते अगर आप थोड़ा थोड़ा अभी से लेना चालू करें क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन स्टॉक्स में करेक्शन हो रहा है तो यू विल बेनिफिट इन द लॉन्ग टर्म। उसके साथ साथ M&M फाइनेंशियल, इनके भी नतीजे बहुत अच्छे थे। वंस अगेन स्टॉक करेक्ट हो रहा है तो इस मौके का फायदा उठाइए और इसको ऐड करिए आपके पोर्टफोलियो में। ओके, फाइनेंशियल स्पेस के दो आइडियाज़ यहाँ पर शर्मिला दे रही हैं। आईसीआईसीआई बैंक और M&M फाइनेंस दोनों के नतीजे अच्छे, अब करेक्शन दिख रहा है स्टॉक में, ये एक अपॉर्चुनिटी है, धीरे धीरे इनको ऐड कर सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला और अमित आज शो में शामिल होने के लिए और अपने स्टॉक्स और अपनी राय हमें बताने के लिए। चलिए, कल की तैयारी की पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।